ओ व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन चैनल। आपको पता ही होगा नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लैनेट है, बट इट इज रॉन्ग। साइंटिस्ट की नई थ्योरी है कि नेपच्यून इज नॉट कोल्डेस्ट प्लैनेट बट इट इज हॉटेस्ट प्लैनेट। जो आपने इससे पहले सुना था कि नेपच्यून एक आइस लैंड है, बट इट इज रॉन्ग, वो फैक्ट गलत है। अब टेम्परेचर से बढ़ने से एक ये सवाल आता है कि नेपच्यून पे क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हो सकती है। जो ये लेटेस्ट थ्योरी डिस्कवर हुई ना, इसमें इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। ये टेरिफाइंग डिस्कवरी की स्टार्ट हुई थी 1977 से, जब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च इसलिए किया था कि ताकि साइंटिस्ट जुपिटर और सैटर्न की स्टडी कर पाए। पर साइंटिस्ट ने सोचा अगर हम सैटर्न और जुपिटर तक आ चुके हैं, चलो फिर नेपच्यून और यूरेनस की भी स्टडी की जाए और वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की लाइफ आगे बढ़ाई जाए। और ये डिसीजन बेस्ट डिसीजन लिया गया। और पता है इसको एक्सटेंड करते उनको क्या मिला? नेपच्यून के रिंग्स। और फिर बाद में अनाउंस किया गया कि सैटर्न एक इकलौता प्लेनेट नहीं है, पर नेपच्यून के पास भी रिंग्स हैं। और नेपच्यून के पास 5 रिंग्स और 4 परमानेंटेड रिंग्स एक्स है, एक्स रिंग्स है। जो अभी इनकम्प्लीट रिंग्स है वो डेवलपमेंट रेंज में है। और जो स्कूल बुक्स में नेपच्यून की फोटो छपती हैं ब्लू येलो कलर की, वो रॉन्ग है। और इसमें बुक छापने वाले की कोई गलती नहीं, क्योंकि जब सबसे पहली फ़ोटो नेपच्यून की भेजी गई तो उसके रिंग्स थिन, वेल बिहेव, नैरो और कॉन्टिन्यूस थे। और वो इतने थिन थे कि उससे लाइट सीधा रिफ्लेक्ट करके बाहर निकल जाती थी। इसलिए हमें नेपच्यून की रिंग्स दिखे नहीं जाते और हमें दिखने भी नहीं वाले, क्योंकि जो उसके रिंग्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नेपच्यून में दब जाते हैं। और सेम रूल विद सैटर्न, जल्दी इतने हमें सैटर्न के रिंग्स दिख रहे हैं, उतने ही वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सैटर्न में भी दब जाएंगे। फिर आगे वाले आने समय में सैटर्न के रिंग्स भी हमें नहीं दिखेंगे। और हम लकी हैं, हम इस टाइम पीरियड में पैदा हुए कि हम देख सकते हैं सैटर्न की रिंग्स डिसअपेयर होते हुए। कुछ सालों बाद फिर आप कहोगे ये तो सैटर्न नहीं है, क्योंकि सैटर्न जैसा दिखता है वैसे वो दिखेगा ही नहीं। और हाँ, नेपच्यून की एक चीज़ जो हमारे आंखों के सामने मिट चुकी है, और वो था स्वर्लिन लेट डार्क स्पॉट ऑफ नेपच्यून। अरे तुम्हें बहुत मासूम लगता होगा, पर ये असल में एक थंडरस्टॉर्म है जिसमें हवा 2414 किलोमीटर पर आवर चलती है। और इस चीज़ को क्रिएट करने में 3 चीज़ें चाहिए होती है: मॉइस्चर, अनस्टेबल एयर और एयर लिफ्ट। और मॉइस्चर क्रिएट होने के लिए सिंपल से चाहिए ओशन। पर मान लेते हैं कि नेपच्यून के आइस के कारण वो मॉइस्चर क्रिएट हो रहा है। और नेक्स्ट आता है अनस्टेबल एयर। वो तब क्रिएट हो रहा है जब वार्म मॉइस्चर एयर उसके सरफेस के करीब हो और उसके ऊपर ड्राई और मॉइस्चर एयर हो। पर बात तो ये है, जो नेपच्यून का कोर है वो आइस से बना हुआ है, ना कोई सन की हीट वहाँ तक ज़्यादा तक पहुँचती है ताकि वो नेपच्यून के आइस को मेल्ट कर पाए। और सवाल ये उठता है कि ये ऐसा हो कैसे सकता है। और फिर पता चला कि बस इस सवाल का जवाब नेपच्यून ही दे सकता है। इसलिए साइंटिस्ट ने वॉयेजर 2 को नेपच्यून के करीब भेजा, so that they can study to the depth of Neptune। और इससे पता चला कि जो नेपच्यून कोल्ड प्लैनेट है उससे एनर्जी जनरेट हो रही है, जिससे नेपच्यून गर्म पड़ रहा है। और इसी कारण नेपच्यून गर्म पे गर्म हो रहा था, पर यूरेनस क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो उससे ज़्यादा पास है। इसमें क्या रीज़न हो सकता है? और इसलिए एक्स्ट्रा हीट रिमेन्ड फॉर एवर मिस्ट्री। पर साइंटिस्ट अभी भी ट्राई कर रहे हैं इस मिस्ट्री को सुलझाने की।
ऐसी एक और मिस्ट्री है जो है ह्यूमन बॉडी, और वो मिस्ट्री ये है कि ह्यूमन बॉडी के 150 ईयर्स तक 1 फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर कम हुआ है, और इस ड्रॉप से कम हुआ है हमारा मेटाफॉर्मिक रेट। और आज तक के साइंटिस्ट के दो पजल, एक विंड फॉर्मेशन ऑफ नेपच्यून और दूसरा इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये मिस्ट्री तभी सुलझेगी जब इन दोनों में से एक मिस्ट्री सुलझेगी। अगर एक बार ही नेपच्यून के टेम्परेचर पता चल गया तो अपने आप ही विंड फॉर्मेशन पता चल जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा, जो विंड फॉर्मेशन के कारण एनर्जी जनरेट हो रही है, उसी के कारण नेपच्यून का टेम्परेचर भी हाई हो रहा है। और जो ये हीट है, ये इनर कोर ही, मतलब इनर साइड ऑफ नेपच्यून ही जनरेट हो रही है। और इसके साथ ही जो गैस जाइंट में भी फॉर्मेशन सेम हो रहा है। सेम प्रोसेस इन जुपिटर ऑल्सो एंड इन सैटर्न ऑल्सो। और नेपच्यून सन की ऑब्जॉर्व की गई एनर्जी से दुगना उसकी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है और दुगनी एनर्जी को रेडिएट करता है। ये बस थ्योरी है। पहली थ्योरी है कि नेपच्यून के हाई टेम्परेचर, और थ्योरी होने के कारण हमें नहीं पता ये कितना सच है या कितना झूठ। और ये स्पेशली नासा भी नहीं जानता कि ये सच है झूठ। चलो हम मान लेते हैं कि नेपच्यून अपने इनसाइड ही हीट जनरेट कर रहा है, और इसलिए इसी कारण टेम्परेचर का ही नेपच्यून का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये टेम्परेचर तब तक बढ़ते जाएगा जब सारा हाइड्रोजन मेटल लिक्विड में नहीं बदल जाता। और ये इसका कारण कि नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में पाने वाला मीथेन रेड्यूस हो जाता है, और इसी के कारण ये कार्बन रेड्यूस करता है। और ये कार्बन एक दूसरे से बाइंड करते हैं, पता है क्या बनते हैं? डायमंड्स। और शायद आपने इस डायमंड की बारिश के बारे में सुना होगा। और ये डायमंड्स नेपच्यून के कोर तक पहुंचते हैं, और उसकी फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हीट पैदा होती है। और इसी के कारण दूसरी थ्योरी होती है कि इसी के कारण नेपच्यून का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसके बाद कई साल गुजर गए और किसी साइंस एनर्जी के बाद सवाल नहीं था, सॉरी जवाब नहीं था। और फिर साइंटिस्ट ने नई स्टडी की प्लानिंग शुरू कर दी, और इन्होंने वो मिशन छोड़ दिया। और उनका ये विजुअलाइजेशन, इफ़ यू कीप नॉकिंग द डोर विल इवेंचुअली ओपन। और इसी मोटिवेशन के कारण, और इसी के कारण सी कॉनिक्स ने सोचा कि स्पेसक्राफ्ट एक लॉन्च किया जाए ताकि वो नेपच्यून के और बारे में स्टडी किया जाए। और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था आर्गेनम। ये आर्गेनम 21 मेटालिक टर्न से बना है। और इस स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारे फंक्शन लगाए, जैसे कि ऑर्बिटर टू स्टडी नेपच्यून, और लैंडर टू स्टडी टाइटन, और पेनिनेटर टू स्ट्राइक टाइटन सरफेस। और इसके लिए एक टेलीस्कोप भी रेडी किए कि वो आउटर सोलर सिस्टम को भी स्टडी कर पाए और बाकी स्टार के प्लैनेट को भी ढूंढ पाए। ये मिशन ऑलमोस्ट रेडी, पर एक सवाल है, इतने हैवी स्पेसक्राफ्ट को कौन लॉन्च करेगा? और इधर आता है इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क का बहुत अच्छा हुआ, मैं भी नेपच्यून को के बारे में एक्सप्लोर करने ही जा रहा था। और फिर अब इलॉन मस्क का एक काम है जो इस आर्टेमिस को लॉन्च करेंगे। और इस सक्सेसफुल फ्लाइट को बहुत चांसेस, क्योंकि स्टारशिप एक रीयूजेबल लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट, स्टारशिप 100 मेट्रिक टन कैपेसिटी को उठा सकती। वॉल्यूम की बात करें तो रहने दो, क्योंकि इसकी इन पेलोड एरिया F1 टावर जितने की है, जो है 1083 फीट। अब स्पेसएक्स का यही टारगेट है कि स्टारशिप को लॉन्च करना, नेपच्यून पर जाके गड्ढे करके उसके बारे में और जानना, और उसके सैंपल्स को अर्थ पे लेके आना, और ताकि एक्स्ट्रा विंड स्टॉर्मिनर की पजल जल्दी से जल्दी सूझे और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में भी पता चले।
यानी एक तीर से दो निशाने। इसलिए कॉनिक्स ने सोचा है कि वो स्पेसएक्स से साथ ही काम कर ले इस मिशन के लिए। और गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।